डेवलपमेंट फेज हमने डिस्कस कर ली थी बच्चों। अच्छा, फर्ज करें बच्चों, आगे वो कह रहा है कि माजी में फर्ज करें आपने एक रिसर्च की कि यार हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है या माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है। तो ऑफिस हमें रात को बैठे सुबह के वक्त ऑफिस बन नहीं गया होगा, ऐसी है। मतलब फर्ज करें बच्चों 2020 में रिसर्च शुरू की, 2021 में डेवलपमेंट शुरू होगी। तो जब डेवलपमेंट शुरू हुई आपको नजर आया कि यार ये एसेट इस्तेमाल करके हमें फायदा हो सकता है, तो दिल में लालच आया कि पिछले साल के जो खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में डाले थे वो भी एसेट की कॉस्ट में डाल देते हैं। तो क्या ये अलाउड है? ये अलाउड नहीं। समझ लगी कि नहीं लगी? कि भाई 2020 में जब आप ये सारा कुछ कर रहे थे ना, उस वक्त आपको कुछ नहीं पता था कि क्या होगा। वो तो अगले साल जाके पता लगा कि फायदा होगा। तो पिछले साल के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में गए, आप अगले साल दिल में लालच आ गया कि यार पिछले साल के खर्चे भी ऐसी एसेट में डाल लेते हैं, इससे क्या होगा कि एसेट हमारे बड़े हो जाएंगे, कंपनी बड़ी अच्छी अच्छी नजर आएगी। और समझ लगी? डेफिनेटली किसी और बंदे ने जब कंपनी देखनी है बाहर से तो उसको एसेट नजर आएंगे कि एसेट इस कंपनी का बहुत ज्यादा है, तो कहेगा कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है। अब उनको क्या पता कि उसने खर्चों को पकड़ के एसेट में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वही चीजें जो खर्चे हैं, अगर किसी को नजर आए कि खर्चे बहुत ज्यादा हैं तो वो कहेगा कितनी गंदी कंपनी। लेकिन वो चीज नजर आए कि एसेट बहुत ज्यादा है, कितनी अच्छी कंपनी है। नजरिया क्या हो गया? चेंज हो गया। किया उसने क्या है कि खर्चों को पकड़ के एसेट में डाल दिया। तो 180 डिग्री एंगल पे जाके आपका ओपिनियन ठहरेगा उस कंपनी के बारे में। समझ लगी है? तो ये स्टैंडर्ड कहता है भाईजान ये चवल नहीं मारनी आपने, कि माजी के खर्चों को पकड़ें और फ्यूचर में जाके एसेट में डाल दें। ये अलाउड नहीं है। आप और आप ये कहना शुरू कर दे कि ओहो हमसे तो गलती हो गई, पिछले साल ही फायदा नजर आ रहा था हमें, बस वो बच्चे से गलती होगी, वो नया नया अकाउंटेंट रखा था तो उसने प्रॉफिट लॉस में डाल दिया, वरना तो हमें पिछले साल में ही फायदा नजर आ रहा। क्या ये जस्टिफिकेशन काबिल कबूल होगी? नहीं होगी। समझ आ गई बात? द कमर्शियल प्रोडक्शन इन विच इन्वेंट्रीज आर प्रोड्यूस फॉर सेल। अब हमने बात की थी कि 3 फेजेज होती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। कितनी फेजेज होती हैं? 3। कौन कौन सी? एक रिसर्च फेज, दूसरी डेवलपमेंट फेज, तीसरी कमर्शियल प्रोडक्शन फेज। अब जब कमर्शियल प्रोडक्शन होगी ना, इसका मतलब है आपने बड़ा प्लांट ले लिया। पहले एक छोटा सा प्लांट था, अब क्या है? बड़ा प्लांट। तो जब बड़ा प्लांट आ गया है तो क्या वो IS 38 में आएगा? नहीं, वो इंटेंजिबल नहीं है। वो इंटेंजिबल, वो IS 16 में जाएगा। उसके ऊपर क्या अप्लाई होगा? IS 16 अप्लाई होगा। समझ लगी बात? मतलब आपने फर्ज करो एक सॉफ्टवेयर बनाया आईफोन का, iOS 18, ठीक हो गया। और उसको हर तरीके से ट्राई किया कि इसमें क्या क्या मसले आ सकते हैं, क्या क्या इंप्रूवमेंट हैं, क्या क्या मसले मसाइल होंगे, क्या क्या बग्स आ सकते हैं, उसकी वजह से क्या क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, उन सबको आपने क्या किया? रेक्टिफाई किया, कंट्रोल किया, उसको इम्प्रूव किया, कर लिया। अब जब आपको पता चल गया ना हाँ कि ये सॉफ्टवेयर ओके है, तो फिर आपने iPhone 16 बनाना शुरू कर दिया। तो iPhone 16 इंटेंजिबल है, iPhone 16 तो इंटेंजिबल नहीं है। बात सुन लगी? तो iPhone 16 किसी प्लांट पे बन रहा होगा या वर्चुअली बन रहा होगा? किसी प्लांट में बन रहा होगा, और कमर्शियल प्रोडक्शन हुई होगी उसकी। तो iPhone 16 पहले बना या iPhone 16 को चलाने वाला सॉफ्टवेयर पहले बना? सॉफ्टवेयर पहले बना। तो जो सॉफ्टवेयर पहले बना वो आएगा IS 38 में। वो कहाँ जाएगा? IS 38 में। और आईफोन वो 38 में नहीं जाएगा। और समझ आ रही बात है? ठीक हो गई थी? तो पहले आपने पंगे लिए सॉफ्टवेयर पे, जब आपको पता चल गया कि हाँ यार ये चीज कामयाब हो सकती है, तो फिर आपने हार्डवेयर बनाना शुरू कर दिया। तो जब कमर्शियल प्रोडक्शन होगी तो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए कोई प्लांट लगेगा जिससे चीजें तैयार होंगी। तो कमर्शियल प्रोडक्शन पे आने वाले खर्चे IS 38 में नहीं जाने चाहिए। तो बात हो लगी है? फॉर एग्जाम्पल आप सीए शुरू करते हैं, सीए शुरू करने के लिए आप पहले लोगों से मशवरे करते हैं। जब मशवरे कर रहे थे उस वक्त तो ये पता ही नहीं था कि करना भी है कि नहीं करना। आपने उससे पूछा, उससे पूछा, उससे पूछा, 15 लोगों से पूछा, लेकिन अभी आपका ओपिनियन नहीं बन पा रहा।
अच्छा, जिन जिन लोगों से आप पूछने गए उन उन लोगों के घरों तक जाने में आपके खर्चे हुए, उबर करवाई या बाइक या करवाया या दोस्त के साथ गए या बाइक में पेट्रोल अपनी बाइक लेके गए, तो उस बाइक पे आने वाला खर्चा, उसकी डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टीयर, जो कुछ भी है, उस सारे का सारा खर्चा क्या है? वो एक्सपेंस है, क्योंकि आपने कोई फैसला नहीं लिया कि करना है कि नहीं करना। ठीक है जी, अचानक एक दफा फुफ्फो घर में आई, उसने घर आके वो ताने मारे कि आप सड़ पहुंच गए, कोला हो गए। अगले दिन आप उठे, मैं क्या होने ना दिया, ऐसी रीत ऐसी हूं तो मैं करना ही चाहिए। तो वो जो 15 लोगों के पास जाके आप खजल हुए, उसका कोई आउटकम नहीं, जो एक फुफ्फो ने करके दिखाया। वो बात सुनेगी कि नहीं लगी? फुफ्फो ने वो चीज पका दी जो कच्ची थी, तो जो कच्ची थी वो रिसर्च फेज है, और जो फुफ्फो ने कमाल किया वो अब डेवलपमेंट फेज है। अब आपका पक्का धैया क्या है, उन करना है तो करना चाहिए। अच्छा, अब आप लाहौर आ गए, आपने आके हॉस्टल के पैसे जमा कराना शुरू किया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, तो क्या ये डेवलपमेंट फेज है? नहीं, अब आप डिसीजन ले चुके हैं, अब आप उस पर क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। और समझ आ गई बात की? चलो जी, फर्ज करो ये भी डेवलपमेंट फेज है, डेवलप होते गए पूरे सीए में जितना भी आपने खर्चा किया, आर्टिकल्स में जितना खर्चा किया, आर्टिकल्स के बाद आपने जॉब शुरू कर दी। लेकिन जब आप जॉब शुरू कर रहे हैं, जॉब जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? लेकिन ये बात तो आपको आर्टिकल में भी पता थी कि आर्टिकल के बाद क्या करना है, जॉब करनी है। मतलब उस वक्त क्लियर था कि जो आप कर रहे हैं उससे फ्यूचर में फायदा होगा। तो ये पीआरसी से लेके सीए फाइनल तक की जो स्टेज है, ये कौन सी स्टेज है? आवाज नहीं आई? ये डेवलपमेंट फेज है, क्योंकि आपको फायदा नजर आना शुरू हो, खास तौर पे आपके आर्टिकल वाली स्टेज। मतलब कैफ वाली स्टेज भी नहीं, क्योंकि कैफ में एक पेपर भी आपका रहता है और पास नहीं हुआ तो हो सकता है आप डिस्क्वालीफाई हो जाए, तो कख भी ना मिले, आप एफएससी के तौर पे अभी तक खड़े हैं, आपके पास एफएससी के अलावा कोई डिग्री कोई नहीं। तो असल में फल कब पकना शुरू होगा? आर्टिकल्स में जाकर, जब आपका कैफ क्वालिफाई हो जाए, असल आउटपुट आपको तब नजर आएगा। वरना आपके कैफ के फर्ज करो जी 13 टोटल पेपर हैं, आपके 12 पास एक रहता है, तो आप कख भी नहीं है, आपको उसकी बेस पे किसी ने नौकरी नहीं देनी। लोग कहेंगे यार तू तो एफएससी है बस। आप कहेंगे जी मेरे कैफ के 12 पेपर पास हैं, तो कहेंगे कैफ तो नहीं ना है तेरा, जिधर तेरा कैफ है तो साढ़े को थे कि लेना है, तो जा जाके आर्टिकल कर, क्योंकि तेरा कैफ नहीं है, तभी तो हमारे पास आया था। समझ आ रही बात? ठीक हो गया? तो अगर कैफ में एक भी पेपर रहता है तो आपका जितना भी खर्चा किया वो सारा क्या है, जाया। तो असल डेवलपमेंट फेज में आप जिसको कहते हैं ना कि वो जो क्राइटेरिया है, 6 स्टेटमेंट वाला जो क्राइटेरिया हमने पढ़ा था कि इन सब का आंसर यस होना चाहिए, ये क्राइटेरिया आपका मीट होगा जब आप आर्टिकल में जाएंगे। ठीक है जी, कि टेक्निकल फिजिबिलिटी भी है, देखो सारे इतने पेपर पास किए हैं, नीयत भी है, याद आ रहा है, रिसोर्सेज भी हैं, ऐसे ही है, और उन रिसोर्सेज को यूज करने की एबिलिटी भी है। कॉस्ट भी आप मैयर कर सकते हैं कि भाई आर्टिकल में जब गए थे तो तब से लेके अब तक कितना खर्चा हुआ। लेकिन आर्टिकल के बाद एक पक्की गारंटी है कि नौकरी लग जाएगी, क्योंकि कोई बंदा आर्टिकल के बाद भूखा नहीं बैठा हुआ घर में। और समझ आ रही बात की नहीं आ रही? कोई बंदा ऐसा भी नहीं है जिसने दुनिया में आर्टिकल खत्म किए हों और उसके बाद 2 साल घर में बैठा हुआ है। लेकिन कैफ क्वालिफाई करने के बावजूद साल साल बच्चे घर में बैठे हुए हैं, उनको आर्टिकल नहीं मिल रहे, उनके लिए टेंशन है। लेकिन आर्टिकल के बाद कोई बंदा नहीं घर में बैठा। समझ आ रही बात है? ठीक है बरल। अच्छा, आर्टिकल के बाद वाली जो स्टेज है ना, वो डेवलपमेंट स्टेज नहीं है, वो फिर क्या स्टेज हो जाएगी, वो कमर्शियल प्रोडक्शन है, क्योंकि वहां पे आपने कमाई करना शुरू कर देनी लार्ज स्केल पे। आर्टिकल में आपको स्टैपड मिलेगा 19,000 20,000। मतलब जनवरी में फर्ज कर आपके आर्टिकल खत्म हुए, जनवरी में आप 20,000 ले रहे थे, लेकिन फरवरी में आप चले गए कंपनी में, तो क्या कंपनी में 25,000 ले रहे होंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहेंगे 1.5 लाख तो थले गाली नहीं हो सकती। बात बोलेगी नहीं, इन्नी खजल खुआरी कटी है इस वास्ते कि तो सानू 25,000 दोगे। मतलब उसी फर्म में जहां पे आपने आर्टिकल किए, जनवरी के महीने में आपको 25,000 मिला था, लेकिन आप उसी फर्म में दोबारा काम करते हैं, यार मैं इधर ही काम करूंगा, आर्टिकल तो मेरे खत्म हो गए, लेकिन मैं मजीद यहीं पे काम करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्लाइंट अच्छे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, मैं इधर ही कहूंगा, मैं कंपनी में नहीं जाना चाहता। तो उसी फर्म में जब आप काम कर रहे हैं, जनवरी और फरवरी में आपका स्किल में कोई चेंज नहीं आया, तो क्या 25,000 पे काम करेंगे फरवरी का महीना? नहीं। पार्टनर से जाके डील करेंगे भाईजान कि ये चीजें मैं संभाल लेता हूँ,
तो उसमें फिर पैकेज मेरा क्या होगा? वो बताएगा लाख है, 1.25 लाख है, गाड़ी है या नहीं है, जो भी है। हालांकि पिछले महीने में 25,000 ले रहे थे और अगले महीने में 1.25 लाख ले रहे हैं। तो महीने में क्या चेंज हुआ है? मतलब आपका 2-3 किलो वजन बढ़ गया है, दिमाग बढ़ गया है? नहीं। कौन से स्किल हैं जो बढ़ गए हैं जनवरी से फरवरी जाते? कुछ भी नहीं। तो पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बेसिकली वो जो स्टेज है वो कौन सी है? अब कमाई का टाइम आ गया। किसका टाइम आ गया? अच्छा, कमाई करते वक्त भी तो आपके खर्चे होने हैं। होने हैं कि नहीं खर्चे होने? आपने कंपनी में जाना है कि नहीं जाना? आने जाने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा। तो क्या वो खर्चे डेवलपमेंट फेज के खर्चे हैं? नहीं। तो अगर वो खर्चे डेवलपमेंट फेज के खर्चे नहीं है तो इसका मतलब है वो IS 38 में जाके एसिड में जमा नहीं होंगे। समझ लगी? वहां पे डेवलपमेंट फेज रुक गई। डेवलपमेंट फेज रुक गई। अब उसके बाद कमर्शियल प्रोडक्शन फेज जब शुरू हो जाएगी तो उसके ऊपर आने वाले खर्चे डेवलपमेंट फेज में कभी नहीं जा सकते। जैसे रिसर्च वाले खर्चे डेवलपमेंट में नहीं जा सकते, तो इस तरह से कमर्शियल प्रोडक्शन वाले भी डेवलपमेंट में नहीं जा सकते। Once development is phase is successfully completed, the economic benefit from the use of the development asset can start to flow into the एंटी के जो आर्टिकल में आपने तजर्बा हासिल किया, अब उस तजर्बे का फल कमाने का टाइम आ गया। और समझ लगी है? In order to achieve a better reflection of the diminishing value of the asset as a result of usage, the development asset should be amortized. अब देखें, आर्टिकल के बाद जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको फायदा तो होता जाएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आर्टिकल में हासिल होने वाला तजर्बा जो है ना वो आपका खत्म हो जाएगा। क्यों? दुनिया चेंज हो चुकी होगी, IFRS चेंज हो चुके होंगे, नए नए क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जो ऑडिट वगैरह करने में आपको आसानी देंगे। तो जो आर्टिकल में आपने सीखे थे वो चीज़ें आउटडेटेड हो जाएंगी। तो इसका मतलब है आर्टिकल का नॉलेज किसी वक्त में जाके जीरो हो जाएगा। आप अपने नॉलेज को इंप्रूव करते रहना है तो आगे आपकी जो कंपनी में जो जॉब है वो आगे ग्रो करती रहेगी। समझ लगी है? कि जिन लोगों ने आर्टिकल किए थे 2008 में, आज वो प्रोसीजर अप्लाई नहीं होते। पुराने वक्तों में जो लोग आर्टिकल में ऑडिट करते थे सब कुछ रजिस्टर पे नोट किया करते थे, अब वो रजिस्टर को हाथ नहीं लगाते। सब कुछ सॉफ्टवेयर में हो रहा होता है। पुराने वक्तों में रजिस्टर खोल के देता था अकाउंटेंट, कंपनी का जो होता था, तो ऑडिटर कैलकुलेटर लेके आते तो एक एक चीज को जमा करके चेक कर रहे होते थे कि ये टोटल इसने सही किया है कि नहीं किया। अब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अब बात समझेगी नहीं? मतलब पुराने वक्तों में हर एक चीज रजिस्टर पे सॉल्व होती थी, कैलकुलेट होती थी। अब ऐसे मसले नहीं है। इवन कि आपके फाइनल के पेपर भी जो है वो फिजिकल नहीं होते। आपको अब वो आंसर शीट नहीं मिलेगी जिसके ऊपर आपने कुछ भी लिखना। फाइनल के ऑलमोस्ट सारे पेपर जो कंप्यूटर बेस्ड, वो इसीलिए है क्योंकि आर्टिकल्स में आपने कंप्यूटर पे सारा काम किया होता है। कंप्यूटर में आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा होती है बनिस्बत लिखने की। तो इसलिए आई कैप समझता है कि वो सारे पेपर कंप्यूटर बेस होंगे क्योंकि कंप्यूटर की टाइपिंग आप ज्यादा तेजी से कर लेंगे एज कम्पेयर टू कि आपको पेपर दिया जाए और उसके ऊपर लिखें। तो कैफ में तो ये चीज़ है कि आपको हार्ड कॉपी में पेपर दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल में ये चीज़ नहीं है। अब ऐसा ऐसा कैफ में भी खत्म हो जाएगी क्योंकि लोगों की मैसेज टाइप करने की स्पीड ज़्यादा है और पेपर पे लिखने की स्पीड कम है। तो कह रहे जनरेशन है ही ऐसी है, तो लिहाजा इसको कहा जाएगा कि लैपटॉप पे टाइप करो शाबाश। ठीक है जी? तो इसलिए बच्चों वो जो आपने आर्टिकल में स्किल सीखे हैं एक वक्त आएगा कि वो जीरो हो जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है उन स्किल्स की लिमिटेड लाइफ है। उनकी क्या है? उसके बाद जब वक्त साल 2 साल 3 साल 5 साल गुजरेंगे तो अगर कोई नया चेंज आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे? साथ साथ उसको सीखेंगे। ठीक हो गया? द अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट एसिड मस्ट बिगन एज सुन एज एसिड इज अवेलेबल फॉर यूज। ये ऐसे ही है बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि आप एक मशीन आपने ली है, एक मशीन आपने ली, अच्छा जी, इट इज देयर फॉर डज नॉट मैटर व्हेन वी एक्चुअली स्टार्ट प्रोडक्शन। अब ये याद रखें बच्चों, जैसे हमने IS 16 में पढ़ा था कि प्लांट आपने जापान से इंपोर्ट किया, जब वो कंपनी में आ गया तो उसको इंस्टॉल कर लिया, सब ओके हो गया। ओके होने से पहले डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी कि बाद में? आवाज नहीं आई। ठीक है? तो वही बात यहां पे हो रही है कि जिस वक्त आपका सॉफ्टवेयर या इंटेंजिबल एसेट तैयार हो गया है उसके बाद डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, उससे पहले स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा,
अब फर्ज करें जी प्लांट आपका जनवरी में इंस्टॉल हो गया था, फरवरी में चलाना था, आपने चलाया ही नहीं। फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक आपने उसको चलाया नहीं, सितंबर में जाके चलाया, तो डेप्रिसिएशन सितंबर से शुरू होगी कि फरवरी से? बोलो 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 बोलो। क्यों? जिस वक्त प्लांट अवेलेबल फॉर यूज है उस दिन से डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी, चाहे एक्चुअल में आप उसको यूज करें या ना करें। वही बात यहाँ पे है कि वो सॉफ्टवेयर जो है जिस वक्त वो अवेलेबल फॉर यूज था उस दिन से वो अमोर्टाइज होगा, अब एक्चुअल में आप उसको यूज करें या ना करें। और समझ लगी बात की? However, research and development project must be continuously tested during the course of completion for impairment, and whenever carrying amount exceeds its recoverable amount, an impairment loss should be recognized immediately. अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है देखो 2021 में फर्ज करो रिसर्च थी, 2022 में डेवलपमेंट थी। रिसर्च में खर्चा आया 10 मिलियन, डेवलपमेंट में खर्चा आया 20 मिलियन, और 2023 में भी डेवलपमेंट थी, खर्चा आया 10 मिलियन। 2024 में भी डेवलपमेंट थी, खर्चा आया 5 मिलियन, और 2025 में जाके कमर्शियल प्रोडक्शन स्टेज शुरू होगी और उसके ऊपर भी खर्चे आते रहे, फर्ज करो 2 मिलियन। अब कितने खर्चे ऐसे हैं जो बैलेंस शीट में जाएंगे? ये 10 मिलियन कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और बाकी नहीं। पहले आपने एक क्राइटेरिया देखना है, कौन सा भला? 5 क्राइटेरिया थे कि 6? 6 थे मेरा ख्याल है। ठीक है जी, ये क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। तो ये 6 क्राइटेरिया जिस दिन मीट होंगे उस दिन वो बैलेंस शीट में जाना, ये बात याद रखनी है। ऐसे नहीं कि डेवलपमेंट फेज है तो बैलेंस शीट में, नहीं नहीं नहीं। डेवलपमेंट फेज होने के बावजूद आपने क्या करना है? 6 क्राइटेरिया को चेक करना। मतलब मैंने आपको बताया था कि सब कुछ ओके होने के बावजूद आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान से कनाडा चले, तो क्या मतलब है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो आपने सोचा ही नहीं। वो बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो क्राइटेरिया 6 के 6 मीट होने चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, फर्ज करो जी 6 क्राइटेरिया वाकई 1 जनवरी को मीट हो गए थे, तो 20 10 और 5 कितना हो गया? 35 बैलेंस शीट में जाएगा, ऐसी है। लेकिन क्या 2022 की बैलेंस शीट में भी 35 जाएगा? बोलो। 2022 की बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 20 जाएगा। और 2023 की बैलेंस शीट में 30 जाएगा। और 2024 की बैलेंस शीट में, क्या ये बात सुन लगी? अच्छा, जब 2020 की बैलेंस शीट में 20 गया तो ये एसेट के तौर पे गया ना, कि नहीं गया? मतलब उस वक्त सोचा हुआ था कि सारे 6 के 6 क्राइटेरिया मीट हो रहे, फ्यूचर में फायदा होगा। लेकिन 2022 की बैलेंस शीट में जब ये 20 मिलियन का पैसेट लेके गए, आपको उस वक्त फील हुआ कि यार इससे फ्यूचर में मिलने वाले फायदे 20 मिलियन के नहीं है, 18 मिलियन के हैं। तो फिर क्या 20 लिखेंगे तब भी जिदबाजी में आके? नहीं। अब आप क्या लिखेंगे? 18। तो 2 मिलियन फिर कहाँ जाएगा? 2 मिलियन दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, हालांकि डेवलपमेंट फेज है इसके बावजूद। क्यों बोला? क्योंकि जिस एसेट के ऊपर आपने 20 मिलियन लगाया है उसका फायदा फ्यूचर में कितना नजर आ रहा है? 18। तो आपको लगेगा यार ये तो इम्पेयर हो गया, ये क्या हो गया? इम्पेयर हो। समझ लगी? अब अगले साल कितना खर्चा किया आपने? 10। अब बैलेंस शीट में क्या वैल्यू जाएगी? 30 जाएगी। बोलो बोलो बोलो। अब कितनी जाएगी? 28। 28 क्यों जाएगी? क्योंकि दो प्रॉफिट लॉस में लेके, अब 30 नहीं आएगी, ऐसी है। अच्छा, उस साल के एंड में बच्चों दोबारा रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट से। और पता लगा कि रिकवरेबल अमाउंट उस वक्त 25 है, तो फिर फिर भी इंपेयर होगा। अब कितना प्रॉफिट लॉस में रहेगा?
अब अगले साल 3 मिलियन प्रॉफिट लॉस में। तो समझ आ गई सबको? अगला पॉइंट, अगले साल फिर खर्चा कितना हुआ? 5 मिलियन। तो क्या वैल्यू हो जाएगी बच्चों? 30 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। और फर्ज करो जी रिकवरेबल अमाउंट 32 है, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 30 पे ही रिकॉर्ड। और समझ आ गई सबको? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़े जरा। A company entered into a research and development project, the cost of which are as follow. All costs are incurred evenly over the year. 2001 में कितना खर्चा हुआ बच्चों? 1,20,000। 2002 में 1,00,000। 2003 में। और 1 सितंबर 2001, द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट आर मेट। ये क्या कह रहा है? ये किसकी बात कर रहे हैं? वो 6 क्राइटेरिया, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया से मुराद है वो 6 क्राइटेरिया। वो कह रहा है 6 के 6 क्राइटेरिया का आंसर यस आ गया। किस तारीख को आया? तो अगस्त तक के खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस में आए। समझ आएगी? अगस्त तक के खर्चे बता सकते हैं आप? इस 1,20,000 के बच्चे 2 टोटे होंगे, एक 80,000 और एक 40,000। 80,000 कहाँ जाएगा? 40,000 कहाँ जाएगा? 80,000 प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा और 40,000 बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि क्राइटेरिया मीट हो गए। ठीक हो गया जी? अच्छा जी, तो 2001 की बैलेंस शीट में एसेट की कैरिंग वैल्यू क्या होगी? द रिकवरेबल अमाउंट और एज फॉलो। 2001 के एंड पे रिकवरेबल अमाउंट 90,000 थी, तो कैरिंग अमाउंट क्या है? तो बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे? 40। समझ आ गई बात? 2002 में मजीद कितना खर्चा हुआ? तो बैलेंस शीट में जाने वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1,40। क्या ये बात समझ आई? लेकिन रिकवरेबल अमाउंट 2002 में कितनी थी? 1,10। अब क्या करेंगे? तो 30,000 कहाँ जाएगा? 30,000 प्रॉफिट लॉस में जाएगा और बैलेंस शीट में 1,10 है। समझ आई बात? अब 2003 में बच्चों मजीद खर्चा किया 1,00,000, तो टोटल कितनी वैल्यू होगी? 2,10। कितनी होगी? 2,10। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट क्या है? तो फिर तो 2,10 में से 10,000 कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट लॉस में, और बाकी 2,00,000 बैलेंस शीट। तो ये रिकवरेबल अमाउंट है, ये भी रिकवरेबल अमाउंट है, लेकिन ये बैलेंस शीट के हिसाब से जो कैरिंग अमाउंट बनती थी ये वो ऐसी है। शो ऑल जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू द कॉस्ट इनकर्ड फॉर ईच ऑफ द ईयर 31 दिसंबर। हाँ जी, वो कहता है 2001 की एंट्री पास करें, 2002 की करें, 2003 की करें, कर सकते हैं। डिस्क्लोज द डेवलपमेंट एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर 2001 टू 2003। कहता है हर साल की बैलेंस शीट को बताएं क्या क्या वैल्यू आएगी। एक स्टैट्स बनाएं, जल्दी करें सर। क्या क्या एंट्रीज आएंगी? हैं? आवाज ही नहीं निकल रही। वाह। अब आपने कहना हाँ सर यही है। हाँ जी, 2001 में बच्चों रिसर्च एक्सपेंस 80,000 से डेबिट, डेवलपमेंट एसेट 40,000 से डेबिट, और कैश क्रेडिट। क्लियर हो गया? फिर बच्चों 31 दिसंबर 2001 वाले दिन कैरिंग वैल्यू क्या है? 40। रिकवरेबल अमाउंट क्या है? 90। कोई इंपेयरमेंट नहीं है। ऐसी है। फिर 2002 में बच्चों डेवलपमेंट एसेट डेबिट 1,00,000 से और कैश क्रेडिट 1,00,000 से।
ठीक हो गया। और 2002 के एंड पे आपकी कैरिंग वैल्यू क्या बनती है? 1,40,000। कितनी बनती है? 1,40,000। और रिकवरेबल अमाउंट क्या बनती है? 1,10,000। तो लॉस कितना हुआ? 30,000 का। तो 30,000 की एंट्री क्या करेंगे बच्चों? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट और डेवलपमेंट एसेट क्रेडिट, ये एंट्री की। उसके बाद बच्चों 2003 में खर्चा हुआ कितना? 1,00,000 का। क्या एंट्री पास करेंगे? डेवलपमेंट एसेट डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। तो अब टोटल कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2,10,000। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट कितनी है? 2,00,000। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आया? 10,000। तो उसकी क्या एंट्री करेंगे बच्चों? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट डेवलपमेंट एसेट क्रेडिट। समझ आ गई बात? अच्छा जी। अब उसने कहा था कि बैलेंस शीट में इसको लिखें, बैलेंस शीट में इस एसेट को लिखें। अच्छा, तो 2001 में बच्चों क्या लिखेंगे? 40,000। 2002 में 1,10,000। और 2003 में 2,00,000। और उसने बताया था हमें कि पहले आएगा IS 16, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट के ऊपर ऊपर आएगा, और इनटेंजिबल एसेट जो है वो नीचे आएंगे। ठीक है जी, ये भी आपने सीक्वेंस का ख्याल रखना। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती तो वो भी आपको पता है IS 16 के नीचे आती है। IS 16 सबसे ऊपर आएगा। अब समझ आ गया जी इसको कैसे लिखना है? पहला सवाल समझ आ गया सबको? हाँ भाई। क्या करेंगे ये बताएं तो सही। हाँ, तो जवाब दे दो। है जवाब का? 1 मिनट रह गया। शाबाश है जी थोड़े। हाँ, नहीं मैंने साल नहीं। 4 महीने चलेगी। हाँ जी, ट्रेनिंग कोर्स पे कितना खर्चा आया? वो कहता जिन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है उन लोगों से हमें फ्यूचर में फायदा कितना होगा। अब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो नजर आ रहे हैं। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट हैज बीन इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज ए नॉन करंट एसेट। वो कहता 2 लाख रुपए को कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? 2 लाख को रिकॉर्ड किया कि 4 लाख को? द अकाउंटिंग पॉलिसी नोट आइडेंटिफाइज दैट द कॉस्ट विल बी रिटन ऑफ ओवर द नेक्स्ट 2 years टू मैच द बेनिफिट। वो कहता चूंकि बेनिफिट अगले 2 सालों में होना है, तो ये एसेट अगले 2 सालों में खत्म करेंगे, मतलब डेप्रिशिएट करेंगे। एक्सप्लेन द करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द above विद कैलकुलेशन इफ अप्रोप्रिएट। हाँ जी। ठीक है जी। हम कहेंगे जी इसका एक्सपेंस क्या करेंगे? डेबिट, और नॉन करंट एसेट क्रेडिट। यहाँ तक की बात से लगी? ओके, एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन कौन सा जी? IS 30 specifically states that the training cost should always be expense as they are incurred and not treated as an intangible asset. And the treatment of the puzzle is not correct, and if the cost being carried forward must be expensed to the, ओके, तो उसको एक्सपेंस आउट करें बस। और समझ लगी बात है? चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है।